न्यूज इंडिया 24/7 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पिछले दिनों चुनावों में एक गाना बहुत हिट हुआ, भगवा रंग चढ़ने लगा है। और गाना साहब ऐसा हिट हुआ कि पार्टी हिट हो गई। पार्टी का भगवा रंग जो है लोगों तक पहुंच गया, विधानसभा तक पहुंच गया, सरकार बन गई। ऐसा कम होता है कि गाना ऐसा हिट हो जाए कि उसके साथ साथ पार्टी भी हिट होती चली जाए और सरकार बन जाए। और गाना किसने गाया? एक सुपरस्टार, सुपरहिट सिंगर, एक्टर और पार्टी में भी, पॉलिटिक्स में भी सुपरहिट होने वाले मनोज तिवारी साहब ने। अब मनोज जी से मिलेंगे तो मज़ा तो आएगा ही ना। तो ये मज़ा मैं अकेला क्यों लूँ? आपके लिए भी तिवारी साहब हमारे साथ हैं। तिवारी जी, आप बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू विजय भाई साहब। तो ये जो विधानसभा चुनावों के नतीजे आए, ये भगवा रंग जो हिट हुआ, ये नेताओं को बाद में पता चला, मनोज तिवारी को पहले पता चल गया। वो इंट्यूशन होता है और मेरे लाइफ में ये होता रहा है जी। देखिए, मैं पहले गांव में रहता था जी। फिर मुझे लगा कि मुझे म्यूजिक को चुनना चाहिए। मेरे फादर क्लासिकल वोकलिस्ट थे, शास्त्रीय संगीत गायक थे, लेकिन मैं सोचा नहीं फोक में आजमाते हैं, और वो चल गया। फिर एक समय आया जब किसी ने मुझे कहा, सुधाकर पांडे जी थे, कि फिल्म करो। मुझे लगा यार फिल्म कर सकते हैं। हालांकि उसके पहले 6-7 लोग बोल चुके थे। जब सुधाकर पांडे जी उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर थे तो लगा कि जब मुझे लगा नहीं मैं कर सकता हूँ, वहाँ भी चल गया। फिर फिल्मों में भी आप तो चल गए, फिल्मों की। हाँ, वही बोल रहा हूँ। वही ससुरा बड़ा पैसे वाला फिल्म किया जी। और फिर 2012 में जब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का नाम आने लगा आप लोगों की चर्चाओं में जी, मैं आपका फैन भी हूँ। अरे सर, मैं फैन तो आपके हैं, लोग देश भर में, दुनिया भर में, क्योंकि कई पत्रकारों ने अपनी जगह बनाई है अपनी वाक्पटुता से, अपने शब्दों से। उनमें मैं आपको बहुत ध्यान से देखता हूँ, तो वो फैन वाली श्रेणी है। तो मुझे लगा कि यार मोदी जी का जो गुजरात मॉडल था जी, इनके लिए खड़ा होना चाहिए हम लोगों को। मैं कलाकार था, मैंने कहा हम लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा एक ईमानदार व्यक्ति और विजनरी व्यक्ति आना चाहिए, ऐसा मैं सोचता था। और मुंबई में, मैं पता नहीं आपके चैनल में उनका नाम लूँ अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, पत्रकार थे वो जी, उमेश कुमावत नाम था जी। उनको मैंने एक इंटरव्यू दिया कि नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, और बचा हड़कंप, क्योंकि मैं सुपरस्टार था उस समय। तो आप बोलेंगे तो लोग, फैंस भी सोचेंगे कि भाई ये बात कैसे हो रही है, और कांग्रेस भी सोचने लगी। तो आपने मोदी जी से मिलने के बाद कहा था, पहले ही कहा? नहीं, तब तक मैं मोदी जी से नहीं मिला जी। मैं तब तक मोदी जी से नहीं मिला विजय भाई साहब। लेकिन जैसे ही मैंने ये उनको कहा तो मेरे ऊपर अटैक भी हुए, इनकम टैक्स के नोटिसेस भी आई। लेकिन मैं अब बोल दिया तो बोल दिया, वही पार्टी में तो था नहीं, थोड़ी परेशानी झेली। लेकिन उसके बाद मेरी 4 महीने बाद मोदी जी से भेंट हो गई सूरत में एक प्रोग्राम में जी। और उसका असर ये हुआ कि 2013 में मैंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो मेरा जो इंट्यूशन आता है वो काम करता है। तो मुझे लगा ना, जैसे ही एक गाना हमको सुनाया, हमारा एक छोटे भाई जैसा है कन्हैया मित्तल, वो भी सिंगर है, उसका गाना वो चल चुका था, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। और हम लोग उस दिन, हम और जोगी जी, कन्हैया, ये सब लखनऊ में थे। तो जैसे ही उसने कहा कि भैया एक लाइन दिमाग में आई है, मैंने कहा बस दो, इस लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं। और हम लोगों ने 3 दिन बाद उसको रिकॉर्ड कर दिया, और सच में जो इंट्यूशन था वही तो कि मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, काशी अब सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है। डमरू जब असर करेगा, सोच नजारा क्या होगा, सोचिए तो देश हमारा इससे प्यारा क्या हो। तो मेरा मैंने कहीं न कमल बोला, न भाजपा बोला, कुछ नहीं बोला हम लोगों ने। लेकिन वो जहाँ पूरा एक माहौल ऐसा बजते रहा, जहाँ जा रहे हैं, और खड़ा हो गया बन गया।
तो ये इंट्यूशन हुआ था। लेकिन ये रिस्की काम नहीं है कि जब 2012 में आपने मोदी जी का नाम लिया प्राइम मिनिस्टर के लिए, 2013 में, जी तब आप पार्टी में नहीं थे, तो ये तो एक पॉलिटिकल लीडर के लिए या जो पॉलिटिकल फील्ड में आना चाहता है या है, वो किसी एक ऐसे आदमी का नाम ले जो आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। ये रिस्क आपको नहीं लगी, या आपने सोचा कि जो है आपके दिमाग में, मन में, वो हो गई एक मैंने भाई साहब मेरे लाइफ में ना ये रहा है कि जब मेरा मन कुछ कहता है ना तो मैं कह ही देता हूँ। मुझे बहुत किसी से डर नहीं लगा कि वो क्या कर लेंगे। हालांकि थोड़ा सा ये हो रहा था कि यार मैं कहाँ पंगा ले लिया। हाँ, वही कह रहा हूँ कि पंगा लेने की बात है ना ये तो। क्योंकि मैं कलाकार था, निश्चित रूप से। कलाकार तो वैसे ही आजकल बहुत डरते हैं। देखिए अभी कलाकार तो, कोई कलाकार तब तक नहीं डरेगा जब तक वो ऐसा कोई एड़बाजी न करे तो उसको डर नहीं होगा। लेकिन निश्चित रूप से कलाकार जब पॉलिटिकल बातें करने लगते हैं तो जैसे मैंने किया था जी, तो थोड़ी परेशानी तो हो ही जाती है जी। लेकिन उस गाने का एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी कि आपने सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो डाला, भगवा रंग चढ़ने लगा है, और उसमें वो फोटो जो थी उसके क्रोमा में हरे रंग पर मनोज थी। अब हरे रंग पीछे, बैकग्राउंड में हरा रंग और भगवा रंग चढ़ने लगा। बड़ी गाली सुनी हमने बड़ी गाली सुनी। अच्छा क्या हुआ, मैं जब फोटो डाला ना, क्या है हमारे साथ एक दो और साथी रहते हैं जो हमारे सोशल मीडिया पे जाती है चीज़ें जी, तो पूछ के हमसे और दिखा के हाँ, डाल देते। वो मैंने किसी से नहीं पूछा। अच्छा, आपने खुद? हाँ, 2-3 दिन बाद गाना आने वाला था, तो मैं जो जैकेट पहना था ना वो भगवा था, भगवा पिंक पैसे था। यस। तो मैं वही देख रहा था, मैं बाकी बैकग्राउंड देखा ही नहीं। और जब डाल दिया तो मेरे ऑफिस से हमारे नीलकांत बख्शी है, वो हमारे मित्र है, सोशल मीडिया के बहुत बड़े आदमी हैं, तो उन्होंने कहा अरे क्या डाल दिया। मैंने कहा भगवा रंग चढ़ने लगा है, ऐसा मैंने डाला है। बोला उसमें भगवा है क्या? तो मैंने कहा हाँ यार जैकेट तो भगवा है। अच्छा वो जैसे ही बोला मैं समझ गया कि क्या खेल हुआ। तो अब संसार इतना ज्ञानी हो चुका है ना कि हम, और बहुत एक्टिव भी है ज्ञान के साथ। हाँ, सही में देखो कोई हो ऐसी गलती करेगा तो छूटता नहीं है। मुझे जो उस से सबक मिला, 3-4 घंटे में डिलीट मारना पड़ा। और डिलीट मार, हालांकि मैं नहीं चाहता था डिलीट हो, लेकिन हमारी टीम का दबाव आया। मैंने कहा ऐसा भी नहीं सोचने चाहिए, तो क्रोमा है ना भाई, लेकिन नहीं हो ले, तो हम लोगों ने डिलीट कर दिया। खैर सीख आई, सही है कि परफेक्शन होना चाहिए। वो जो मैं सोच रहा था जितने उदारता से, उतना तो सब उदारता से सोचे, ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन सर इसका ये बहुत डीपर मीनिंग है कि हमारी सोसाइटी में, जैसे मैं कहता हूँ कि हम लोग एक कम्युनली अब डिवाइड होने की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन कम्युनली डिवाइड होना, थॉट प्रोसेस में डिवाइड होना तो ठीक है, लेकिन अब हम इस लेवल पर डिवाइड होने लगे हैं कि भगवा रंग अलग है, हरा रंग एक अलग कम्युनिटी का है, खीर एक अलग स्वाद की चीज़ है, एक अलग धर्म की है, और बिरयानी एक अलग रंग की है। और यदि पायजामा पहन ले मनोज तिवारी, चूड़ीदार, तो एक अलग मजहब से होंगे, और धोती पहनकर चलें तो एक अलग मायने होगा। ये डीपर डिवाइड अब होने लगा है। आपको नहीं लगता, आप कलाकार भी हैं, आपको पता है कि सोसाइटी में आपका इंटरेक्शन इतना ज़्यादा है, आपके पास तो सब तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन ये एक थॉट प्रोसेस में क्या ऐसा आने लगा? नहीं, आपकी बात में दम है, मैं उससे 100% इनकार नहीं कर सकता। इस तरह की भावनाएं लोगों के अंदर आई हैं और उसके कारण कई घटनाएं हैं जी। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आप कह रहे हैं जी, और इस पे हम सभी को मिल कर के एड्रेस करना चाहिए कि ये बात, ये खाई इतनी बड़ी हुई कैसे। जी। मैं तो इस पे ध्यान देता हूँ विजय भाई, मैं बड़ा चिंतित रहता हूँ। मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स भी मिलते हैं, मेरे सिख फ्रेंड्स भी मिलते हैं, मेरे हिंदू फ्रेंड्स भी मिलते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग। तो मैं सबसे ये डिस्कशन करता हूँ कि यार हम लोगों को ना इसमें काम करना चाहिए। बिना बात के बहुत सारी खाई बढ़ रही है जी। अब ये एक बड़ा लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ गंभीर मुद्दा है। गंभीर मुद्दा है जी।
और इसके लिए यूथ को आगे आना पड़ेगा। देखिए सब कुछ पॉलिटिकल नहीं हो सकता देश में या संसार में। बहुत सारी चीज़ें सोशल होती हैं, लेकिन जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मुगल काल में जो बातें हुई, जो हमारे देश को रूट से बांटने की कोशिश हुई है ना, जातियों में, वर्गों में जी। अब ये सोशल मीडिया का युग है और अब वो ट्रेवल होने लगा है। रह रह के कुछ घटनाएं उसमें और आग में घी का काम करती हैं। मैं इस मामले में नरेंद्र मोदी जी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। वो बड़ी जोर से सबका साथ, सबका विकास, हर योजना को सबके पास एक बराबर तरीके से पहुँचने की बात, वो मैं उनकी छटपटाहट भी देख रहा हूँ। मतलब मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनकी हिम्मत नहीं है कि वो ईद पे ईद की शुभकामनाएं देते। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी को हम देखते हैं कि वो सबको ध्यान में लेके चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का प्रयास बढ़ना चाहिए। तो ये परकोलेट क्यों नहीं हो रहा? प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि बिना मुसलमानों के हिंदुत्व अधूरा है। फिर ये जो बात है डाउन द लाइन क्यों नहीं जा रही, परकोलेट क्यों नहीं हो रही? आपने कहा बहुत अच्छी बात कही, परकुलेट क्यों नहीं हो रही है। ये जैसा सोच रहे हैं वैसा मतलब नीचे तक जा क्यों नहीं रही, ठीक ना। मेरा मानना है कि कुछ शक्तियां हैं जो बीच में उस धारा को रोक रही हैं। जो परकुलेशन होनी चाहिए, जो उस भावना का विस्तार होना चाहिए, पहुंचना चाहिए, उसको कुछ साजिशन, कुछ शक्तियां उसको रोकने में लगी हैं। मेरा ये अनुभव भी है। मैं कई जगह ऐसा देखा हूं सामने से कि उसको समझने को लोग ग्राउंड पे तैयार हैं, लेकिन आप उसके रोकते हैं। बहुत सारे कुछ लोग हैं, कुछ शक्तियां हैं, लोग ही नहीं है। हाँ, मतलब शक्तियां, कुछ शक्तियां हैं जो प्री प्लान इसको रोकने में लगी हैं। और मुझे लगता है आगे आने वाले भारत की चुनौती भी यही है, उसको ये शक्तियां भारतीय जनता पार्टी में भी हैं और दूसरी पार्टियों में भी हैं, या दूसरे तरीके से आप देखिए। अब तो आपने ऐसा प्रश्न किया ना कि हो सकता है मैं बोलूं तो विवाद हो जाए, लेकिन मैं बोलूंगा। भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो पार्टी के सदस्य हों, लेकिन वो जो बात कह रहे हैं वो थोड़ा सा हार्ड हिटिंग है। उसका लगातार पार्टी विरोध कर रही है, उनको पनिशमेंट भी हो रही है। इन लोगों को जो हमारी मुख्य स्तर है, लीडरशिप है, वो उनको लगातार ऐसा करने से रोक भी रही है। कई लोगों को पनिशमेंट भी होता है। लेकिन बीजेपी का कोई व्यक्ति, जो मेरा अभी तक, मैं प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा हूँ, मैं 2 बार से सांसद भी हूँ विजय भाई जी। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है ना, वो बिल्कुल सच में देश में शांति बहाल करने की है। हाँ, भाजपा के भी कुछ लोग आने वाले खतरे को अगर परिभाषित कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो कोई गलत नहीं मानता मैं जी। लेकिन मैं बहुत करीब से ये देखने की कोशिश किया कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है या कुछ शक्तियां हैं जो इसको जानबूझ करके बढ़ाना चाहती हैं, तो वो नहीं है। सर, मैं इससे थोड़ा सा आपकी बात से 80%, 60%, 70% सहमत हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग कम होंगे कि जो इस तरह की साजिश करते हों या सोच अलग रखते हों। लेकिन क्या ईमानदारी की बात है कि सेंट्रल लीडरशिप उनको पनिश कर रही है, उनको रोक रही है? आप तो गोडसे की पूजा करते थे, एमपी का टिकट देते हैं। नहीं, कैसे हो सकता है? हुआ है। अब मैं नाम लेना नहीं चाहता। फिर कुछ लोग हैं जिनको आपने मंत्री बना दिया, और मनोज तिवारी हैं जो साफ साफ बोलते हैं, वो घूम रहे, देश के सबसे लोकप्रिय लीडर हैं, लोकप्रिय सिंगर हैं, लोकप्रिय आर्टिस्ट हैं। हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाइए, मनोज तिवारी को कौन नहीं जानता, बताइए मुझे। लेकिन मनोज तिवारी मंत्री नहीं है, क्योंकि मनोज तिवारी दिल की बात करते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि एक तो हमको जो अभी जो जिम्मेदारी में निभा सकता हूँ वो पार्टी ने बहुत दिया है।
मतलब मैं प्रदेश का अध्यक्ष भी एक टर्म कंप्लीट किया। तो प्रदेश अध्यक्ष बने तो एमसीडी में जिता दिया, तो उसका नुकसान हुआ कि भाई अब विदा करिए, आगे चलिए। नहीं वैसा नहीं ये है। कैसा ना, अरे पार्टी मैं तो बहुत हमको महत्व दे के चल रही है। मैंने ऐसी अवार्ड सेरेमनी देखी ही नहीं कहीं, आप समझा सकते हैं मुझे? नहीं वो ऐसा नहीं है। मैं जिसमें हमारी रुचि है वो पूरा काम करने को हमको पार्टी दे रही है, मैं सच में बताऊं। लेकिन आपने जो कहा बात ना कि ये जो हम गोडसे जैसी विचारधारा के बिल्कुल समर्थक नहीं। सर रोज तो होती है कहानी, अब कितना मैं लोगों के नाम, क्योंकि मैं व्यक्ति पर चाहता ही नहीं, मेरा इंटरेस्ट होता है कि विषय या जो बात है उस पर बात की जाए, क्योंकि पर्सन मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हमारे लिए होते। गांधी जी इम्पोर्टेंट है। हाँ, और पार्टी की नीतियों रीतियों में देख लीजिए, आप देखिए हम ही ऐसे हैं जो जय श्री राम के साथ साथ जय भीम भी बोल रहे हैं। तो वो तो आपकी जो पॉलिटिकल जय भीम- जरूरत है ना? नहीं, जरूरत नहीं है। ये हमारी आत्मा की जरूरत है, भारतीय आत्मा की जरूरत है, इसलिए हम जा रहे हैं। हम भले टोपी नहीं पहनना चाहते हैं जबरदस्ती जी। लेकिन हम टोपी पहनने वालों का सम्मान कर रहे हैं। हमारे सर- कई फोटो सर देखेंगे। एक बात बताइए, आप गुरुद्वारे में जाएंगे तो डाल लेंगे, पगड़ी भी डालेंगे, दुपट्टा भी डालेंगे, कहीं और जाएंगे तो कुछ और पहन लेंगे, सहज वाराणसी भाव जाए से, सहज भाव से, से। बिल्कुल सहज भाव से। लेकिन 8 साल में एक भी मौका नहीं आया कि जहां आपके दिल ने कहा हो कि एक बार पगड़ी पहनने में, ये टोपी पहनने में क्या बुराई है? नहीं इसमें मुझे मत अंदर तक ले जाइए। लेकिन जो सहज भाव से है, जो कुछ सहज है हम वो कर रहे हैं। मतलब ऐसा टोपी नहीं कि पहनना हम- सहज भाव नहीं है आपके लिए? नहीं, मुझे लगता है वो दिखावा हो जाता है। हाँ, तो सहज नहीं है ना? नहीं, सहज हम ये दिखावा है, नहीं करना सहज चाहते। ये है कि आपकी पार्टी का लीडर कहे कि अरे देखिए वो जालीदार टोपी वाले और लुंगी वाले लोग हैं ना, हंगामा करेंगे, दंगा करेंगे। नहीं, ये सहज भाव है आपका हम चुनाव ये में? नहीं कह सकते जी हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे। जी। हम सभी नहीं, मैं मनोज तिवारी की बात नहीं कर रहा, मैं पार्टी में जो बहुत सारे लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। पार्टी भी नहीं कहती। मनोज तिवारी इसीलिए तो इधर खड़े हुए हैं पार्टी विजय का चुनाव। अध्यक्ष रह चुका हूँ जी। 3.5 साल में। हमारा चूंकि अनुभव है, कार्य करने की शैली है, तो उसमें मैं समझता हूँ कोई ऐसा नहीं कह सकता। इक्का दुक्का कोई व्यक्ति कह दे छुप छुपा के, तो वो हमें छुप-छुपा के वो पसंद तो भी रोज नहीं। सार्वजनिक तौर पर बात करते हैं। नहीं, कभी और नहीं हो उनको सकता। समा- तो कोई ऐसा उदाहरण हमको आप बताएंगे? अच्छा, तो नहीं हम वो निश्चित रूप व्यक्ति, से- मैं व्यक्ति पर नहीं जाता ना, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। नाम में बहुत सारे हैं व्यक्ति- और आप भी कुछ जानते हैं क्योंकि व्यक्तियों आप से पार्टी त्रुटि के। हो सकती जी, है, हमें वो ठीक है। पसंद नहीं। व्यक्तियों की त्रुटि को हम छोड़ते हैं, हाँ। पार्टी की त्रुटि की बात करें। आज देश में 1000 से 1600 से ज़्यादा एमएलए भारतीय जनता पार्टी के हैं, हाँ, है ना? 405-6 एमपीज हैं भारतीय जनता पार्टी के। जी जी। कितने मुसलमान हैं? मुख्तार अब्बास नकवी जी। वो राज्यसभा में भेजे आपने, हाँ। ठीक अब है। वो तो टिकट दे चलिए, दे तो के आप थक गए एक नाम गिना सकते हैं जी। तो है ना, आप देखिए इसको मैं बड़ी बात मानता 405 हूं। एमपीज में वो भी एमपी इलेक्टेड नहीं है। नहीं, इलेक्टेड तो हमने बहुत लोगों को टिकट दिया, पार्टी ने हाँ, उनको जिताना ही छोड़ दिया लोगों ने। मतलब हम जो मान लीजिए मुस्लिम डोमिनेटिंग क्षेत्र में भी हमने अपने कैंडिडेट दिए, तो मैं आप इस बातचीत के मार्फत में देश के तमाम मुस्लिम भाई बहनों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब बीजेपी ने बार बार उस डेमोग्राफी के अनुसार टिकट दिया तो आपने क्यों नहीं जिताया? जी। तो अब हम कोई भी पार्टी हारने के लिए तो टिकट नहीं देगी, लेकिन हारने के बावजूद मंत्री बनाना ये भारतीय जनता पार्टी का कार्य है। उत्तर प्रदेश में भी हमने मंत्री बनाया है। पहले मोहसिन भाई थे, अभी मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, अभी किसी मुस्लिम साथी को दिया है, जी, बना दिया। बनाया है। और हर स्टेट में जहाँ हम ज़रूरत समझते हैं हम लोग उनको स्थान देते ही देते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी में तो अल्पसंख्यक मोर्चा है। नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही कि पार्टी जो है टिकट देती है, जनता नहीं जिता रही। हम सोचते हैं, पार्टी सोचती है कि ये क्यों गड़बड़ है। हाँ, उस पर हम विचार करते हैं। पार्टी के नेता एक छोटा समाज, SC ST OBC MBC फलाना EMBC, वहाँ पर लीडर से बात कर रहा है। कोई बैठक मुझे याद दिलाई है कि पार्टी के बड़े लीडर ने एक माइनॉरिटी की आबादी से बात की हो कि भाई आप क्यों नाराज़ हो, क्यों नहीं वोट दे रहे मुझे, क्यों नहीं जिता रहे इनको। नहीं हुई बात। हमारे
प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने अपने सऊदी अरब के साथ जिस स्तर पे उन्होंने संबंध बनाए बढ़ाए उसका सर, सऊदी अरब में कहाँ जा रहे हैं? बात बरेली की हो रही है, देवबंद की हो रही है, मेरठ की हो रही है, और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की हो रही है, शाहदरा की हो रही है। हो चुका है विजय भाई जी। जब मुस्लिम कम्युनिटी से लोगों से प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट मिले हैं और कई तो जो सूफी संत हैं उनका पैर छू करके प्रणाम करते हुए भी आपने देखा होगा। नहीं, प्रधानमंत्री जी पर मैं सारी जिम्मेदारी नहीं डालता ना, मैं तो कह रहा हूँ एज ए पार्टी, एज ए होल, क्या पार्टी सहज, जैसे आपने कहा ना कि सहज नहीं है, तो ये पार्टी मुसलमानों को लेकर सहज नहीं है, आपको ऐसा नहीं लगता? ये इंट्रोस्पेक्शन की बात है। कहीं जिस दिन मनोज तिवारी जी की तरह पार्टी के लोग इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो हो सकता है कि कोई रास्ता निकले, कोई रास्ता सऊदी अरब जाने की ज़रूरत ना पड़े, देवबंद से भी निकल जाए, कोई रास्ता बरेली से भी निकल जाए, कोई रास्ता शाहदरा से भी निकल जाए। हम चाहते हैं, हम कोशिश तो कर रहे हैं। हम अभी जैसे हम छोटे स्तर की बात करें तो अभी हमारी लोकसभा में एक महफूज मेरा अचानक मित्र बना था, हमारी लोकसभा का वोटर था। एक दिन मैं गलियों से जा रहा था, उसने अपने घर के सामने मुझे रोक लिया और मुझे मिठाई खिलाई, मुझे माला पहनाया। 1 महीने बाद उसकी हत्या हो गई। विजय भाई, मैंने अभी उसके नाम से एक सड़क का नामकरण किया और वहाँ पे भी हमने लोगों से बात की, जो आप बात कह रहे हैं ना, मैंने वहाँ तो ये कहा कि वोट दो न दो, हाँ। हमसे काम तो लो। हम उनको काम के, हम अपने एमपी फंड से काम देने को तैयार हैं। मुझे लगता है कि हमारी पार्टी की एक बड़ी शक्ति इस पे काम कर रही है और हमें पूरा विश्वास है कि हम आज नहीं कल तो इनका भी दिल जीतेंगे। उनको भी लगेगा कि यही पार्टी है जो सबके लिए समान रूप से सोचती है। हम चाहते हैं हिंसा ना हो, हिंसा के बल पे कोई लोकतंत्र को बंधक भी न बनाए। इन सारी चीज़ों में जो शक्तियाँ ये बीजेपी और कुछ कम्युनिटीज़ को नहीं मिलने दे रही हैं, हम उस पे लगातार प्रयास में हैं और मेरा दिल कहता है कि इस पे हमें आज नहीं तो कल बहुत जल्दी अब सफलता मिलने वाली। सर, ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे अभी बहुत सारे लोग कहेंगे, आप भी कहेंगे कि सरकार जो है सबके लिए काम करती है, ये बात सच है। प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं वो देश के सभी लोगों के लिए, किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए, धर्म के लिए नहीं है जी। उसका विकास का भी जो हिस्सा है वो सबको मिल रहा है जी। मैं इसको मानकर चलता हूँ। तो फिर आप 80-20 क्यों करते हैं? ये 80-20 क्या है? 80-20 को गलत परिभाषित कर दिया। मैं उस दिन वहीं उपस्थित था जब योगी आदित्यनाथ जी ने 80-20 कहा था जी। और वहीं पे जो पत्रकार साथी थे उनको उन्होंने जवाब भी दिया कि 20% लोग वो हैं जो माफियाओं को प्रश्रय देना चाहते हैं, इलीगल काम को या तो सपोर्ट करते हैं या तो उसको चुप रहते देखते हैं। तो हमारा 80-20 वो है। अब उसको बना दिया गया कुछ और 80-20। मैं समझता हूँ कि ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ आपको कि 80% लोग जो है ईमानदार लोगों के साथ चलना चाहते हैं और 20% लोग माफिया है? कोई स्पेसिफिक कोई जानकारी मिली मुख्यमंत्री या के आप जितने विद्वान लोग हैं पार्टी में वो ऐसा करते हैं कि तीर जो है चलाते नज़र इधर होती है, तीर उधर चलता है? ऐसा नहीं है विजय भाई, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये सारी परिभाषाएं 80-20 इलेक्शन के टाइम याद आती है। 5 साल से सरकार चल रही है, तब पता नहीं आपको कि करप्शन में कौन है, माफिया में कौन है। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ इसी से संबंधित। प्रश्न मुझसे थोड़ी मेरे को पूछने दीजिए, आप ज्ञानी हैं। जनता के सामने है जी। अगर उत्तर प्रदेश में जी। इन दिनों चाहे वो रामनवमी हो या फिर लाउड स्पीकर उतारने की बात हो जी, या फिर परशुराम जन्मोत्सव हो, ईद हो, ये उत्तर प्रदेश में शांति से बीत गया, राजस्थान में शांति नहीं हुई, मध्य प्रदेश में शांति से बीत गया, दिल्ली में शांति नहीं हुई, तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमान नहीं हैं? वो कैसे शांति से सब कुछ हो गया? ऐसा क्या होता है कि दिल्ली में ही
आप तो उनकी एक दो आवाज़ घटनाएं। बंद कर रहे हैं। आपने कितने लाउड स्पीकर उतार दिए, मैं खबर पढ़ते पढ़ते तंग आ गया। और रमज़ान के वक्त आपको याद आई कि लाउड स्पीकर से नींद खराब हो रही है आपकी सुबह सुबह। मनोज तिवारी तो सुबह 5 बजे 4 बजे उठ कर रियाज़ करते हैं। योगी जी जो है वो करते हैं, योगा करते हैं, पूजा करते हैं। आधा देश जो है 4 बजे जग कर पूजा कर रहा होता है, और फिर आपको रमज़ान में याद आया कि नहीं नहीं नहीं, लाउड स्पीकर से है ना नींद खराब होती है, इसलिए लाउड स्पीकर उतारे जाए। नहीं। महीना भर छोड़ देते हैं ये तो पूरे 70 साल से छोड़ा ही हुआ था। तो 1 महीना ज़्यादा हो जाता। नहीं, एक बात हमेशा याद रखना चाहिए विजय भाई साहब कि लाउड स्पीकर ऐसा नहीं कि सिर्फ मस्जिद का लाउड स्पीकर उतर रहा है, मंदिर का भी। मंदिर मस्जिद दोनों जगह से लाउड वो उतर रहा है, लेकिन रामनवमी पर नहीं उतर रहा लाउड स्पीकर, ईद पर उतर रहा है, रमजान में उतर रहा है। ईद पर भी नहीं उतरेगा। ईद पर परमिशन जो अनुमति सर मैं ये के कह रहा हूँ अनुसार कि इससे इसको लोगों बजाने की को आवश्यकता- परेशानी होती है ना, आपको नहीं लगता? मतलब मान लीजिए आपने कहा कि 70 साल से बज रहा था, ठीक है, तो 1 महीने और बच जाता तो इस देश में कौन सा पहाड़ टूटता। लेकिन आप एक बड़ा मन रखकर ये माहौल बना सकते थे कि नहीं हम इसको हट नहीं कर। मुझे याद आ रहा है वाजपेयी जी की बात कि कश्मीर में उन्होंने रमज़ान के दौरान सीज़ फायर अनाउंस कर दिया, जबकि उस समय बहुत आतंकवादी घटनाएं होती थी, क्योंकि वो चाह रहे थे कि जख्मों के लिए मरहम की ज़रूरत होती है। वही मोदी सरकार में वही हो रहा है। देखिए, हम सच बताएं विजय भाई, आपसे कुछ छुपाने की बात नहीं है, ना कुछ पॉलिटिकल फंसाने की बात है, लेकिन पहली बार एक सरकार है जो ईमानदारी से ये केवल कह नहीं रही है, महसूस कर रही है कि हिंदू भी गरीब है, मुसलमान भी गरीब है। हम गरीबी को छोड़कर किसी और से लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो उस जगह नहीं पहुँच रही, क्योंकि कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जो उसकी गड़बड़ कर रहे हैं, उसको कहीं डिरेल कर रहे हैं। आपने गाड़ी अच्छी खरीद ली, बड़ी गाड़ी खरीद ली, लेकिन आपका जो ड्राइवर है वो उसको डिरेल कर रहा है। और ड्राइवर प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री ने तो गाड़ी खरीद दी, आपके मंत्री जी ने तो सड़क अच्छी बना दी, लेकिन कोई है जो समझता है कि नहीं ये गाड़ी ठीक से नहीं चलनी चाहिए। वो जो शक्तियां हैं ना, वो शक्तियां किसी की हितैषी नहीं है, न वो भाजपा की हितैषी हैं, न देश की, न वो देश की हितैषी हैं, न किसी राजनीतिक पार्टी की हितैषी हैं। उनको तो सिर्फ भारत परेशान दिखना चाहिए, उनसे हम सभी को मिलकर लड़ना चाहिए। नहीं, लेकिन वो लोग तो इंडिविजुअल भी करते हैं ना। वो सोचते हैं कि मनोज तिवारी एक ऐसा व्यक्ति है जो पार्टी के रास्ते से अलग होकर भी सबके साथ चलना चाहता है, तो इसकी गाड़ी डिरेल करो, इनको प्रदेश अध्यक्ष मत रहने दो, इनको मंत्री मत बनने दो, इनको ये ताकत मत दो। सर ये देखिए, आप भले ही मन से तो जानते होंगे कि ये सच है, आपको अच्छा लगता है खराब लगता है ये आपको पता नहीं, आप जो कह रहे हैं ना, आप जो कहलवाना चाह रहे हैं, नहीं, ये फैक्ट्स मैं तो बता रहा हूँ खाली। देखिए हमारे यहाँ मैं प्रदेश अध्यक्ष कितने साल था, 3 साल का कार्यकाल है हमारे यहाँ हर प्रदेश अध्यक्ष का जी। अमित शाह जी भी जब अध्यक्ष बने तो 3 ही साल का कार्यकाल है, मैं उन्हीं का प्रदेश अध्यक्ष है। तो हमारे यहाँ 3 साल से ज़्यादा होता नहीं, मैं तो 3.5 साल तक खींचा गया। अब ये कई लोगों ने मुझे पता है अखबारों में लिखा मनोज तिवारी को सैक किया गया। अरे सैक नहीं किया गया, मैं तो ये कह रहा हूँ जिस अध्यक्ष ने एमसीडी के चुनाव में इतनी बम्पर जीत दिलाई पार्टी को, तो कंटिन्यू रहता है तो क्या होता है, मार्केट की एक मार्केटिंग की पॉलिसी होती है कि जो बिकता है उसको मत छेड़िए। नहीं, हमारे यहाँ सिस्टम अलग है। हमारे यहाँ कोई मार्केटिंग की आपका सिस्टम अलग है कि जो बिक रहा है, मतलब जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जिसकी ज़्यादा डिमांड है, उसको आउट कर दो। नहीं, संगठन में हमारे यहाँ जो कार्यकाल है उसी कार्यकाल तक अगर दूसरा कार्यकाल दिया जाएगा, कार्यकाल दिया जाता है, जी, बहुत लोगों को दिया जाता है। अभी तो बहुत सारा टाइम है, काहे हमारे बहुत कार्यकाल है। और मैं बताऊं, मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का स्थायी सदस्य हूँ और मैं स्टार प्रचारक में देश के जो 30 लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ जी, अमित शाह जी, नितिन गडकरी पार्टी की जो 30 स्टार प्रचारक है जी, उनमें मैं भी एक हूँ और हर स्टेट में जाता हूँ। अब फिर आप हंसेंगे कि मुझे लोग कहते रहते कि भैया जब जा ही रहे हैं आप तो भैया से पूछिएगा कि वो मंत्री क्यों नहीं है। नहीं, अभी वो अब जब जो स्टार प्रचारक है सारे स्टेट्स में जब चुनाव होंगे तब तो मनोज तिवारी याद आ जाएंगे, तब तो आपके पास चॉपर मिल जाएगा, तब तो चार्टर्ड फ्लाइट मिल जाएगी मनोज तिवारी के लिए, गाना भी गवाना हो तो मनोज तिवारी मिल जाएंगे। और 70 लोगों के मंत्री लिस्ट में
दिल्ली से मंत्री वैसे भी कोई नहीं है, एक मंत्री बनाया है आपने, नहीं बनाए है ना। हाँ, तो फिर लेकिन उसके बाद हमारा जो ये कार्य लोग पूछ रहे हैं, अब आप जवाब देना चाहें ना देना चाहें, लोग मुझे, अभी मैं आ रहा था रास्ते में ऑफिस में ही बोला कि भैया एक बात तो पूछ लेना कि ऐसी क्या नाराजगी है पार्टी को। अभी देखिए हमारी पार्टी में हमसे भी बहुत सीनियर लोग हैं जो मंत्री नहीं बने हैं। और आपसे जूनियर लोग भी मंत्री बने। हाँ ये भी है। और आजकल तो वैसे नए लोग भी आ जाते हैं तो बन जाते हैं जल्दी। मुझे लगता है कि न्यू एंट्रेंट्स के लिए पार्टी जो नए टिकट लाता है उनके लिए अलग से आपने सोफे लगवा रखे। नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी राजनीतिक ज़रूरत ऐसी पड़ती है, हम इनकार नहीं कर सकते उससे। लेकिन मेरी जहाँ तक बात है, मैं इस समय मतलब समझिए मैं अभी चाहूँ आप हमें कोई काम बताइए जो हमें सरकार के पास पहुँचाने हो, मैं 3 घंटा के अंदर पहुँचा के और उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, क्या होगा, ये आपको बता सकता हूँ। इतना पावर में हूँ मैं। नहीं, लेकिन मैं तो, जो लोग मुझे कह रहे हैं वो कह रहे हैं ये ठीक है बात कि मनोज तिवारी जी के पास इतनी पावर है कि वो 3 घंटे में कर दे। तो मनोज तिवारी खुद ही सरकार क्यों ना बने, उनके पास 3 घंटे क्यों लगाना, उनकी फाइल पर साइन हो जाए काम खत्म। नहीं, अभी ट्रेनिंग चल रही है। आपने कहा कि राजनीतिक जरूरत होती है, तो राजनीतिक जरूरत समझ में आती है कि राजनीतिक जरूरत हो गई। देखिए हम कैसे लेकिन जो डंडा झंडा बेचारा जो दिन भर लगा, 18 करोड़ कार्यकर्ता। विजय भाई साहब, अगर हम आपको कह दें कि नहीं कोई राजनीतिक जरूरत नहीं होती, ये तो ठीक नहीं है बात। लोग जो सुनेंगे वो भी कहेंगे यार मनोज तिवारी कुछ ही। राजनीतिक जरूरत कई बार किसी प्रदेश में किसी ऐसे लोगों को होती है जी। लेकिन मैं समझता हूँ मुझे जो कार्य इस समय दिया गया है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अभी जयपुर में होने वाली है जी। और हम लोग, एक हमारा काम है लोगों को पार्टी से जोड़ना। वो सब हम लोग इतने, मैं तो पार्टी का बहुत एहसानमंद हूँ कि जितना प्यार हमको मिल रहा है पार्टी में, मैं सच बताऊँ आपको, सबके सामने स्वीकार करता हूँ, शायद ही किसी सेलिब्रिटी को ऐसा प्यार मिला होगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन आपने सेलिब्रिटी का जिक्र किया तो मुझे याद आया, आपके ही मित्र हैं सब लोग। एक हैं शत्रुघ्न सिन्हा साहब, हाँ, एक आपके और दोस्त हैं, सिंगर हैं बाबुल सुप्रियो जी। ये सब लोग सेलिब्रिटीज जो हैं वो पार्टी को हजम नहीं होते या उनको पार्टी हजम नहीं होती? नहीं, देखिए उन लोगों को तो पार्टी ने जितना किया, अगर उसका 20% भी याद रखे होते तो वो आज जहाँ भी रखा जाता बोलते हैं पार्टी जिंदाबाद। ये लोग तो, मुझे बाबुल हमारे मित्र हैं और शत्रु भैया हमारे बड़े भाई हैं, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक कार्यकर्ता का मन अगर कहे तो वो बोलेगा कि इनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया, बाकी अपने समय पे इन्होंने जो डिसाइड किया वो सबके सामने है। नहीं, कुछ दुविधा रहती है पार्टी को, उनके क्या टेंट्रम्स ज़्यादा होते हैं या उनको लगता है कि भाई उनको जितनी ताकत उनकी, अब वो ऐसा नहीं होता ना। मनोज तिवारी जी जैसे जो हमेशा सोचते कि पार्टी ने ज़्यादा दिया, अरे लाखों लोग मनोज तिवारी के पीछे खड़े हुए हैं। ये तो मनोज भैया के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और मनोज भैया कह रहे हैं कि नहीं पार्टी ने हमको बहुत दिया, भैया तुम चुप रहो। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर हम आए हैं पार्टी में जी, तो ये डिपेंड करता है कि हमारा सोच क्या है। हम मंत्री बनने आए हैं या हम देश के लोगों का सही समस्या सही जगह पहुंचाने आए हैं। मैं जिस उद्देश्य से आया हूं विजय भाई साहब, वो पूरा हो रहा है मेरा। और मैं समझता हूं ना कि अब राजनीति में सेलिब्रिटीज को आने के पहले सोच लेना चाहिए कि क्या वो सेवा क्यों आ रहे हो। हम जितनी चीज़ें सोचे थे, देखो मेरे मन में था कि यार भगवान राम का मंदिर बन जाए। मैं 1991 में गाना गाया था कि फिर पुकारा अस्मिता ने, लोही तिलक लगाना है, जहाँ रक्त ने राम लिखा है उसी अयोध्या जाना है। ये गाना गाया हम, ये भगवती शरण जी कलकत्ता के थे, उन्होंने लिखा है, मैंने गाया। आज मेरा काम हुआ कि नहीं? हमारा किसी मुस्लिम या किसी बैर नहीं, हमको भगवान राम का मंदिर चाहिए था। हमारे मन में ये था, जब सुनते थे कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, तो मेरे मन में आता था हमारे देश में 2 विधान कैसे हो सकता है, 2 प्रधान कैसे हो सकता है। आज जब वो बात पूरी हुई है तो हमारी बात हुई कि नहीं? हाँ, वो तो उसके लिए आपने पीडीपी के साथ सरकार भी बना ली, वो भी 2 विधान का काम था।
नहीं, वो तो थोड़ी देर संभालने की कोशिश की गई थी, नहीं संभल या पाया। उसका रास्ता था वो 2 विधान से 1 विधान तक जाने का? रास्ते में तो था ही, रास्ते में तो था ही वो। रास्ते में तो था। हमने बनाने की बहुत कोशिश की। देखिए, आप याद रखिएगा विजय भाई साहब, आप लोग तो बहुत जितने एंगल से सोचते हैं, मैं उतने एंगल से नहीं सोच सकता, लेकिन मुझे लगता था वो भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश थी आखिरी, उसको धन्यवाद दिया जाना चाहिए, उसकी कदर होनी चाहिए। बाकी उसके बाद भी नहीं बन पाया तो एक रास्ता लिया। ठीक, आपने कश्मीर की बात की, 1 विधान हुआ, धारा 370 अनुच्छेद हटा भी, सब हुआ। आपको लग रहा है कश्मीरी पंडितों की बात बहुत चल रही है, क्या वापसी हो पाएगी? जब भी बात होती है कुछ ना कुछ हंगामा हो जाता है। हालांकि 370 हटने के बाद भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई न तो आतंकवादी घटनाएं कम हुई, न कश्मीर में डेवलपमेंट हुआ, न ज़मीन खरीदने वाले गए, न विकास हुआ, और न कश्मीरी पंडित गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये टाइम भी लगता है, टाइम बिंग प्रोसेस है। निश्चित रूप से एक समय लगेगा, लेकिन आपको बताऊं, Do you मैं एक believe? बहुत विशेषज्ञ से बात कर रहा था जम्मू कश्मीर के। वो बोलते थे जहां कश्मीर में प्रति महीने जितनी हत्याएं हो जाती थी मिलिटेंट के द्वारा, आज पूरे 1 साल में भी वो नंबर नहीं टच हुआ है। घटनाएं एक भी हो तो हमारे लिए दुखद है, लेकिन बहुत बदलाव हुआ है। और मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर एक बड़े 70 साल के बाद एक अच्छे रास्ते पे चला है। इतनी जल्दी भी नहीं होनी चाहिए। हम वहाँ के लोगों को भी समझाने में लगे हैं और लोग समझ रहे हैं। बहुत जल्दी जो सपना है भारत का वो पूरा होगा। सर, आपने अभी राम मंदिर का जिक्र किया कि राम मंदिर बन रहा है। अभी मेरे को आज ही खबर मिली कि 25% काम हो गया, शांति से जो हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अब आपने क्या किया कि पहले आप बोले कि राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर का काम शुरू हो गया। अभी राम मंदिर का काम शुरू नहीं हुआ, उससे पहले आप ज्ञानवापी मस्जिद पहुंच गए सर्वे करवाने, और फिर मथुरा का भी करवा रहे हैं। हम नहीं पहुँचे, वो तो कोर्ट पहुँची है। कोर्ट कहाँ सर? आपको याद हो, आप तो एमपी हैं 2 बार के। 92 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जिसमें सरकार ने, संसद ने ये कानून पास किया, जिसमें कहा गया कि अयोध्या के अलावा अब किसी भी मुद्दे को जो आज़ादी से पहले का है उसे नहीं छेड़ा जाएगा। तो आप शांति से नहीं चलाना चाहते ना? नहीं, क्या जरूरत है अभी? हाँ। क्या जरूरत है सर्वे की? देखिए, छेड़ने की बात अलग है, और अगर देश में कहीं भी अगर कोई विवाद होता है या विवाद पहले से है, तो उसका तो न्यायालय ही। नहीं, लेकिन कानून, निदान आपने निकाले। कानून बनाया, संसद का कानून, मतलब आपका कानून है ना। ये तो नहीं है कि उस नरसिम्हा राव कानून का सरकार रेफरेंस तो या तो आप ठीक नहीं है, क्योंकि आप बदल दीजिए कानून को, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, कि नहीं अब 2018 के बाद जो बनेंगे, 2022 के बाद बनेंगे। मनोज तिवारी जी को ठीक लगी अब तारीख 2022। नहीं, हमारा ये कहना है कि जो ऑलरेडी विवाद है जिस पे, उसमें कोर्ट जो अपना निर्णय ले रहा है। देखिए, अयोध्या जी के साथ साथ ये काशी विश्वनाथ के ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चल रहा है, मथुरा जी का भी चल रहा है। तो ये तो ऑलरेडी जो कोर्ट में पेंडिंग है उसका तो निर्णय करना लेकिन पड़ेगा। कोर्ट, पार्लियामेंट ने जो कानून पास किया वो तो इसकी इजाज़त नहीं दे रहा। कोई नया नहीं होगा। हाँ, तो कोई नए में नया तो बवाल नहीं आज़ादी के बाद उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है जिसमें डिस्प्यूट है, उसमें अयोध्या को उन्होंने छोड़ दिया कि अयोध्या पे अदालत फैसला करेगी। देखिए, इसमें मेरी बहुत विशेषज्ञता नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे जो लगता है जो पुराने विषय हैं उसका तो निदान हो ही जाना चाहिए, क्योंकि हमें शांति व्यवस्था के साथ आगे बढ़ना है। एक और पुराना विषय आपने जोड़ दिया, सीएए का। अब सीएए एनआरसी को लेकर कल ही होम मिनिस्टर साहब ने वेस्ट बंगाल में कहा कि हम सीएए को लेकर आएंगे, फिर एनआरसी की बात होगी। तो वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में भी हुई बात, असम में भी बात हुई, असम के इलेक्शन के वक्त। तो क्या ज़रूरत पड़ रही है? और सीएए में यदि आप लेकर आए कि रिलीजियस परसिक्यूशन का मामला, कि जो पड़ोसी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं हमारे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जहाँ पर हिंदू धर्म के लोगों को प्रताड़ित किया गया, तो उनको लेकर आते हैं। तो लोगों ने आरोप लगाया कि केवल आप इसको धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा संविधान किसी भी बात को धर्म से जोड़ने की इजाज़त नहीं देता। आप सबको रिलीजियस परसिक्यूशन में, मुसलमान हैं तो मुसलमानों को भी जोड़ लें। अब आपने हिंदू जोड़े, बौद्ध जोड़े, सिख जोड़े, सब जोड़ दिए, लेकिन मुसलमानों को छोड़ दिया। नहीं, हमने तो सिर्फ अल्पसंख्यक जोड़ा। हमारी चिंता सिर्फ अल्पसंख्यक की है, और ये नहीं तो उसमें मुसलमान नहीं है ना ही धर्म के आधार पे हुआ है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मुसलमानों को तो आपने नहीं जोड़ा ना। मुसलमान यदि वहाँ पर प्रताड़ित हो रहे हैं तो उनको तो हमने नहीं जोड़ा ना। नहीं, वो अदनान सामी प्रताड़ित हुआ तो हमने उसको नहीं दिया।
दिया है विजय भाई। तो सीए में लिख देते कि भाई जो भी हिंदुस्तानी है या हिंदुस्तान में आना चाहता है, प्रताड़ित है, वो आ जाए। नहीं, ये तो हमारे गृह मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि देश में नागरिकता देने की जो व्यवस्था है उसके तहत कोई भी अप्लाई कर सकता है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट रखेंगे हम। नहीं, बंद नहीं किया गया। बंद नहीं किया गया, खिड़की पूरी खुली वही हुई। वही मैं कह रहा हूँ कि वो ट्विस्ट आप उसके साथ रखते हैं। नहीं, उसको देखिए, सीएए को सही ढंग से समझना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अब बांग्लादेश में जितने हिंदू हैं सब भारत आ जाएं। जो प्रताड़ित होके आ गए हैं और उनकी जिंदगी इंसान से बदतर है विजय भाई साहब, उनको हम नागरिकता दे के, तो उसमें मुसलमानों को भी शामिल कर लेंगे। नहीं भाई, उनको समस्या क्या है, वो उसमें कैसे आ सकते हैं? प्रताड़ित नहीं होते वहाँ पे, परेशान नहीं होते, आप ऐसे नहीं, समझ रहे हैं। अब जब इस्लामिक और है देश कि नहीं है, ये हम अपने संविधान में लिख देंगे भाई प्रताड़ित जो होगा वो आ जाएगा। नहीं अच्छा, एक दिल्ली से जुड़ा हुआ सवाल, दो सवाल हैं दिल्ली से। एक तो ये कि जो दंगे हुए उसको लेकर भी बहुत चर्चा हुई। मैं देख रहा था कि सरकारी आंकड़े में भी 83-86 लोग मारे गए। जो बहुत दिल्ली लोग के 2020 का दंगा, 2020 का दंगा हुआ, हमारी लोकसभा में हुआ। आपकी लोकसभा में हुआ। मैं जानता हूँ कि आप इतने संवेदनशील, सेंसिटिव आदमी हैं, कलाकार भी हैं, तो आपको तकलीफ ज़्यादा हुई होगी। लेकिन ये तकलीफ जो है वो दंगा पीड़ित इलाके में जाके क्यों नहीं दिखी? मैं तो वहीं हूँ, वहीं जा रहा हूँ, गया। नहीं, आपकी पार्टी के जो मैंने इसीलिए कहा कि मनोज तिवारी तो संवेदनशील हैं, लेकिन जो पार्टी है वो उस दंगा पीड़ित इलाके में क्यों नहीं गई? क्यों नहीं गई है? पार्टी गई है। नहीं गई सर। देखिए, उस समय तो मैं पार्टी का अध्यक्ष भी था। हाँ उस समय मैं पार्टी का अध्यक्ष भी था जी। और मैं एक एक गली में गया हूँ, मुस्लिम कम्युनिटीज़ में गया हूँ। मुस्लिम कम्युनिटीज़ में लोगों को हमने बिठा करके उनको अनाज, राशन, दवाइयाँ सब कुछ दिया है, उनकी लड़ाई लड़ी है। आप हमारा अतीक बिहारी है, उसको बुला के पूछिए, वो लिस्ट बता आप तो देगा। जब दंगे हो रहे हैं उससे पहले, उसके बाद शाहीन बाग करवा रहे हैं, फिर नहीं, कैसे नहीं, लोग नहीं, कैसे ये बात करेंगे? शाहीन बाग नहीं करवा रहे हैं। अभी 27 जगह पे इलीगल इंक्रोचमेंट हटाने का हमारा एक अभियान है। उन 27 जगह में एक शाहीन बाग भी नाम है, लेकिन बाकी 26 का नाम में नहीं आ रहा है भैया। सर ये देखिए ना, आपसे लोग कैसे सीखते हैं। आपके लिए आरोप लगाया जाता है कि पॉलिटिकल वेंडिटा करते हैं। अब बेचारा तेजिंदर बग्गा को भी पकड़ के ले गई पंजाब की पुलिस आपके चक्कर में, क्योंकि समझते कि अब मौका बीजेपी वाले रोज पकड़ते हैं, तो आज हमारा मौका आ गया आम आदमी पार्टी का, तो उसको पकड़ लो। नहीं, ये जो अरविंद पॉलिटिकल केजरीवाल वेंडेटा ने जो पूरी खेल पॉलिटिक्स में किया, चल रहा है। हाँ, ये अरविंद केजरीवाल जी का एक खेल शुरू हुआ है। जी। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, कुरूप होगा, भद्दा होगा। अरविंद केजरीवाल जी को इससे बाज आना चाहिए। भगवंत मान जी को पंजाब के पुलिस की इमेज की चिंता करनी चाहिए। आज देखिए, किसी को अच्छा लग रहा है, पंजाब पुलिस के ऊपर किडनैपिंग का केस लग गया। अब ये क्या है, मेरे को समझाइए। मैं तो इतना अज्ञानी आदमी हूँ। दिल्ली से पंजाब की पुलिस पकड़ के ले जाती है, हरियाणा में पंजाब की पुलिस रोक लेती है, फिर वापस मोहाली की पुलिस उसको पकड़ने की बात करती है, कोर्ट बात करती है, फिर दिल्ली की पुलिस ला रही है। तो ये जो पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा है, ये कोई भी कर रहा हो, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी कर रही हो, भारतीय जनता पार्टी, आपको लग रहा है कि कहीं हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं? एक पॉलिटिकल एक हार्मनी होनी चाहिए, एक समझ ना, ये तो बहुत ही गंदा रास्ता चुन लिया है आम आदमी पार्टी ने। किसी स्टेट की पुलिस किसी स्टेट में जा सकती है, आप उस लोकल थाना को तो बताओ, रजिस्टर मेंटेन होता है। आप जिसको उठा रहे हो, कल उसके साथ कुछ घटना हो जाए, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? तो वो आइडिया आपसे मिला ना, जब आप वेस्ट बंगाल में लोगों को अरेस्ट करवा लेते हैं, ईडी से, सीबीआई से, पुलिस से। नहीं, ईडी बहुत लोग समझते हैं। आहा, ईडी भी कभी बिना पुलिस के, लोकल पुलिस के कार्रवाई नहीं करती। अब तो ये डिबेट शुरू हो गई कि सीबीआई को हम एंट्री नहीं देंगे, स्टेट पुलिस गवर्नमेंट जो है वो ये इसीलिए कहने लग गए क्योंकि आपके नहीं, तो देश चलाने के लिए इस समय भारतीय जनता पार्टी को दिया, एनडीए को दिया हुआ है। वो ऐसा संविधान से कोई थोड़ी खेल सकता है। और सीबीआई और ये सब जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही है, लेकिन किसी भी एक केस में भी कोई कोर्ट में चला जाए, कोर्ट है ना देश का, इस मामले में भी कोर्ट आएगा, क्यों घबराना है? तो एक आखिरी सवाल आपसे, वो भी आपके दिल से जुड़ा हुआ है कि पिछले दिनों जब कोरोना हुआ, कोविड हुआ, आपका वाराणसी से जुड़ाव है, उत्तर प्रदेश से जुड़ाव है, बिहार से जुड़ाव है, इतने प्रवासी मजदूर बेचारे पैदल 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 चलते रहे,
फिर उनको आपने कुछ अनाज करवाया, कुछ को गाड़ी करवाई, नहीं करवाई, वो वापस लौट आए। इतनी बड़ी सरकार, डबल इंजन, और डबल इंजन भी मेरे ख्याल से वो बिजली वाला पावरफुल बुलेट ट्रेन वाला इंजन आपकी सरकार का। और अभी तक प्रवासी जो हैं हमारे मजदूर, उनका कोई झगड़ा ही नहीं निपटा, और वो भी एक ऐसी लीडरशिप में जिसमें मनोज तिवारी जैसे लोग हों। मैं बहुत दुख के साथ उस घटना को देखता हूँ। एक साजिश के तहत उसका एफआईआर भी हुआ है, केस भी चल रहा है, कोर्ट में भी केस है। कोर्ट ने पूछा है कि ये किसने बसें मुहैया कराई यूपी बॉर्डर तक भेजने को, यहाँ तक कि रातों में अनाउंसमेंट कराए गए। ये एक बड़ी साजिश। जब भी तो आप चाहते पैदल ही चले जाते वो लोग, इसलिए नहीं, आपने नहीं, बसों में नहीं, चढ़ने ही नहीं दिया उनको। नहीं, बस जाती तो छोड़ के आती घर तक जी। वो तो ले जाके यूपी बॉर्डर पे छोड़ दिए, न इधर के हुए लोग न उधर के। तो सर आपके पास तो बस भी थी, सरकार भी थी, आप ले जाते हैं तो ले वाराणसी, ले गए। पैदल जा रहे हैं हजारों हजार लोग, आपने तो देखा है। नहीं सर, देखिए मुझे पता है आपका दिल दुखी है। हाँ। थोड़ा सा वो जो भी घटना घटी उस पर सबका कोई भी इंसान होगा वो दुखी होगा। लेकिन इसमें गलती ओरिजिनेटर स्टेट की थी। अगर महाराष्ट्र से गए तो भी आप सोचिए, मैं मध्य प्रदेश में बहुत सारी व्यवस्था की गई, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में। अभी देखिए मैं समझिए, मैं आपका दिल दुखी है, मैं समझ। उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन लोगों एक को चीज और समझा दीजिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो आपने उनको भेजा तभी गए, उनके अंदर बेचैनी भी थी, घर पहुंचने की तीव्रता भी थी, लेकिन जो ओरिजिनल स्टेट है उनको कोशिश करनी चाहिए थी रखने की, वो नहीं कर पाए। अभी कल हमको एक बिहार का ओरिजिनल स्टेट तो आपकी है सर, जो जहाँ जिस खेत में पैदा हुआ है, जिस मिट्टी में पैदा हुआ, वो ओरिजिनल स्टेट है बेचारा। वहाँ मजदूर, क्योंकि आपने मजदूरी नहीं दी मेरे प्रभु, इसलिए वो गया वहाँ पश्चिम बंगाल से में या महाराष्ट्र में या मुंबई में या सूरत में। आप ही दे देते आपकी डबल इंजन सरकार में। अब हम लोग लोकल काम दे रहे हैं। अच्छा, एक छोटा सा पॉलिटिकल सवाल नहीं है, पॉलिटिकल कनेक्शन है। आपका कनेक्शन वाराणसी और गोरखपुर दोनों से है, इन दोनों के बीच में दिल्ली। दीजिए आप। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, और इतने खूबसूरत तरीके से जो आप बात करते हैं, आपके लिए बहुत शुभकामनाएं। और आपकी जो लोकप्रियता है वो हमेशा ऐसे ही झंडे गाड़ती रहे। लेकिन मेरे को फिर जवाब दे देना जब लोग पूछें कि भैया मंत्री कब बन रहे हैं। प्रणाम।